जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कई बड़े आंदोलनों का जिक्र आता है। लेकिन क्या एक ऐसे किसान आंदोलन के बारे में पता है जो किसी भी बड़े आंदोलन से कम नहीं था? जी हां, ये था बिजौलिया किसान आंदोलन। ये कोई एक दो साल की बात नहीं थी, ये पूरे 44 साल तक चला। ये भारत का सबसे लंबा, सबसे संगठित और पूरी तरह से अहिंसक संघर्ष था। तो चलिए इस ऐतिहासिक आंदोलन को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। फिर इसके 3 जरूरी फेजेस पर नजर डालेंगे। पहला, जब ये एक लोकल मुद्दा था। दूसरा, जब इसे नेशनल पहचान मिली। और तीसरा, इसका आखिरी संघर्ष। और आखिर में बात करेंगे इसके नतीजों और हमारे लिए इसके महत्व की। क्या वजह थी कि बिजौलिया के किसान इतने बड़े और लंबे आंदोलन के लिए मजबूर हो गए? आइए जानते हैं। देखिए, बिचौलिया मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जागीर। यहाँ के किसान ज्यादातर धाकड़ जाति के अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। तो फिर असली प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी टैक्स की, जिन्हें उस जमाने में लगान और लागबाग कहते थे। और ये कोई एक दो टैक्स नहीं थे। सोचिए, किसानों पर करीब करीब 84 अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। यही वो जबरदस्त बोझ था जिसने भारत के सबसे लंबे किसान आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब आंदोलन की आग अभी बस सुलग ही रही थी और पूरी तरह से लोकल थी। कमान भी स्थानीय लोगों के ही हाथ में थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1897 में। कुछ किसानों ने हिम्मत करके सीधे उदयपुर के महाराणा से शिकायत की। पर हुआ उल्टा। मदद तो मिली नहीं, जुल्म और बढ़ गया। और फिर आए 1903 और 1906, जब दो ऐसे अजीब से टैक्स लगाए गए कि किसानों का सब्र जवाब दे गया। इनमें से पहला था चांवरी कर। अब जरा सोचिए, कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसे खुशी मनाने के लिए ठिकाने में 13 रुपए जमा कराने पड़े। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये तो एक तरह से इमोशनल टॉर्चर था। बहुत अपमानजनक था और किसानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद 1906 में जब नए जागीरदार आए तो उन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दिया। ये क्या था? ये एक तरह का कह सकते हैं कि जागीरदार की ताजपोशी का खर्चा था, जो सीधा सीधा जनता पर डाल दिया गया। अब तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस पहले फेज में कमान संभाली साधु सीताराम दास जैसे लोकल लीडर्स ने। उन्होंने किसानों को एक करने की बहुत कोशिश की, पर जागीरदार की ताकत बहुत ज्यादा थी उनकी नीतियों के सामने। ये कोशिशें टिक नहीं पाईं। नतीजा, आंदोलन के इस पहले दौर को बुरी तरह से दबा दिया गया। पर यह अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब आंदोलन अपने दूसरे और शायद सबसे अहम दौर में दाखिल हो रहा था। एक ऐसा दौर जहां एक छोटे से इलाके का संघर्ष पूरे देश का मुद्दा बनने वाला था। और ये बदलाव आया साल 1916 में, जब एक क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पथिक बिजौलिया पहुंचे। उनका आना इस आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने आते ही इस बिखरे हुए आंदोलन को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित रूप दिया। पथिक की स्ट्रैटेजी कमाल की थी और इसके 3 बड़े हिस्से थे। पहला, ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 1917 में ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड बनाया ताकि सारे किसान मिलकर एक आवाज में बात करें। दूसरा, पब्लिसिटी। उन्होंने कानपुर से छपने वाले प्रताप अखबार में इस मुद्दे को उठाया और बिजौलिया की कहानी पूरे देश को सुना दी। और तीसरा और सबसे जरूरी, नेशनल सपोर्ट। उन्होंने इस मामले को महात्मा गांधी तक पहुंचा दिया और बस यहीं से सारा खेल बदल गया। अब जब एक लोकल आंदोलन की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी तो ब्रिटिश सरकार के भी कान खड़े हो गए। उन्हें लगा अभी मामला गंभीर है, तो उन्होंने फौरन एजीजी रॉबर्ट हॉलिड की लीडरशिप में एक हाई लेवल कमेटी बना दी। और जानते हैं इस सब का नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त। 1922 में एक समझौता हुआ और उस समझौते में किसानों पर लगे 84 में से करीब 35 टैक्स, जी हां 35 टैक्स खत्म कर दिए गए। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो सबको लगा चलो भाई अब संघर्ष खत्म, कहानी पूरी हुई। लेकिन बिजौलिया की कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी था। अब शुरू होने वाला था इसका तीसरा और आखिरी फेज। अब हुआ ये कि वहां के जागीरदार ने 1922 वाले समझौते से पलटी मार दी। उसने न सिर्फ हटाए गए टैक्स वापस लगा दिए, बल्कि लगान भी बढ़ा दिया। मतलब किसानों के साथ एक बार फिर से धोखा हो गया। लेकिन इस धोखे के बाद भी किसान टूटे नहीं। ये सच है कि विजय सिंह पथिक अब आंदोलन के साथ नहीं थे, पर जो आग वो जला गए थे वो बुझी नहीं। अब जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नए लीडर्स ने इस मशाल को थाम लिया और संघर्ष को जारी रखा।
ये आखिरी फेज सबसे लंबा और सबसे मुश्किल था। सालों साल तक मीटिंग्स होती रहीं, समझौते की कोशिशें चलती रहीं, पर किसान अपनी जगह से हिले नहीं। वो डटे रहे और आखिरकार उनकी इसी जिद और मेहनत का नतीजा निकला। एक दशक से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद 1941 में जाकर फाइनल समझौता हुआ। तो 44 साल के इस लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद आखिर मिला क्या? इसकी विरासत क्या है और क्यों क्यों भारतीय इतिहास में इसे इतना जरूरी माना जाता है? देखिए, बिजौलिया आंदोलन की विरासत वाकई कमाल की है। पहली बात तो ये कि ये 44 साल चला, भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन। दूसरी, ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और नॉन वायलेंट था। और सबसे जरूरी बात, ये सफल रहा। आखिर में जीत किसानों की ही हुई। उनकी सारी मांगें मान ली गई, उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल गईं। इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि अगर संगठन और शांति हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। और ये देश के बाकी किसान आंदोलनों के लिए एक मिसाल बन गया।